हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं एक लर्निंग की टेक्निक जिसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और वो है हिंदी में प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। ठीक है, आपको टेक्निकल वर्ड्स पर नहीं जाना है, आपको इसके कंसेप्ट को, इसकी अवधारणा को समझना है। यानी कि प्रयत्न, ट्रायल एंड और एरर, त्रुटि, लर्निंग, अधिगम यानी कि सीखना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है। सी लॉयड मॉर्गन, जिनका जीवन काल रहा 1852 से 1936 तक, याद रखिए इस नाम को, सी लॉयड मॉर्गन, जिन्होंने इस फ्रेज को प्रयत्न त्रुटि जो है उसको अंग्रेजी में जो नाम दिया उन्होंने ट्रायल एंड एरर, उसकी जो फ्रेज की शुरुआत करने वाले थे मॉर्गन साहब थे। सो ऑलवेज रिमेंबर हर हिज नेम। नेक्स्ट कम्स, इसका अर्थ क्या होता है। प्रयत्नम त्रुटि का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या किसी समस्या को हल करने के लिए कोशिश करते रहना, और तब तक कोशिश करना जब तक आपको उस समस्या का हल नहीं मिल जाता है। समझे। अब चलते हैं। आधारभूत रूप से बेसिकली प्रयत्नम त्रुटि किसी समस्या का समाधान खोजने की विधि होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल, आप जब भी कोई ट्रायल एरर की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब देखिए ट्रायल का मतलब है कोशिश, एरर का मतलब है आप एक दो कमियां आपके समाधान में रह जाती हैं, और अगर वो कमियां रह गई तो आपकी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं हो पाता है। तो आप बार बार कोशिश करते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ कमी रहती है, और अंतिम में एक ऐसा समय आता है कि आपका समाधान एकदम सटीक बैठता है और समस्या को आप सुलझा लेते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके हम खोजते हैं और एक तरीके पर आकर हम टिक जाते हैं। तो दोस्तों उसी को हम कहते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब बात आती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो ट्रायल एंड एरर है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। द फर्स्ट वन इज द समाधान उन्मुख, मीन सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जब भी हम ट्रायल एंड एरर में उलझते हैं या हम कोशिश करते हैं तो वो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, हम उन्मुख होते हैं किस तरफ जाने के लिए, समाधान की तरफ जाने के लिए। कि जो समस्या हमारे हाथ में है, हमारे सामने ऐसे आई है, उस समस्या का समाधान खोजने की हम कोशिश करते हैं, तो वही है आपकी समाधान उन्मुख होना। आपको प्यास लग गई है बहुत तेज, तो अब ये एक समस्या उत्पन्न, एक चुनौती उत्पन्न हो गई आपके सामने। अब इसका समाधान खोजना है आपको, तो आपका जो कोशिश होगी कि ढूंढना, कहते हो बर्तन फ्रिज में पानी नहीं है, घड़े में पानी नहीं है, कहीं बाहर से पानी खरीदेंगे, समवेयर यो आपका उन्मुख है केवल उसको समाधान करना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको समाधान उन्मुख। दूसरा है समस्या विशिष्ट, यानी जो आपके सामने उस समय चुनौती या प्रॉब्लम है, वो अगर आप उसका समाधान खोजते हैं तो वो जो समाधान है उस समस्या के विशिष्ट के लिए ही है, उसके लिए स्पेसिफिक होता है। यू नो दिस। जैसे जैसे कि आप पानी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, जैसे ही आपको पीने के लिए पानी मिल गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि यहां पर जो आपकी समस्या थी वो प्यास लगी हुई थी आपको, और आपको समाधान मिल गया उसका। जैसे कि आपसे मैं कोई प्रश्न पूछ लेता हूं या कोई टीचर आपसे प्रश्न पूछता है, तो आप ढूंढते हैं किस किताब में, उस किताब में था, किस चैप्टर में है, हाँ उस चैप्टर में है, पेज ढूंढते हैं, या वो ढूंढते कोशिश करते हैं, इस पेज में नहीं है, उसमें नहीं है, और जैसे ही आपको मिल जाता है कि उस समस्या का समाधान इस पेज पर लिखा हुआ है, आप देखते हैं सर ये आंसर है, एंड यू विल गेट एक्कोलेड्स फॉर दैट। उसके लिए आपको आपके टीचर की तरफ से शाबाशी मिलती है। तो अब क्या हुआ कि आप वो जो समाधान था वो केवल उसी समस्या से विशिष्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ही था और स्पेसिफिक ही था। तो जैसे ही उस समस्या का समाधान वो खत्म होता है, आपको समाधान मिल जाता है, आपकी समस्या समाप्त हो जाती है। तो ये दो विशेषता इसकी मुख्य रूप से है, समाधान उन्मुख और समस्या विशिष्ट। आगे भी है गैर इष्टतम। जो हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग के माध्यम से जो हम समाधान हमें जो मिलता है वो नॉन ऑप्टिमल होता है। बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन ऑप्टिमल नहीं हो सकता, इष्टतम नहीं हो सकता। इष्टतम का मतलब यहां पर यह है कि जो एग्जैक्ट, ये अब कोई और समस्या हम लेकर चलते हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं रास्ते में और आपकी कार पंचर हो गई है, अब यह टायर की हवा निकल गई है, आपने क्या करना है वहां पर, अब उसमें कोई है नहीं, कुछ आसपास कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई दुकान आपकी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी गाड़ी, मान लीजिए आपने पंप रखा हुआ लकीली,
या आपने स्टेपनी रखी है तो आप स्टेपनी बदल लेंगे। अब देखा स्टेपनी में भी हवा कम है, लेकिन उस समय काम तो आपका चल गया ना कि गाड़ी कुछ देर तो रोल होगी, कुछ देर तो आपकी चलेगी, ताकि आने वाले रास्ते में कोई रिपेयर की शॉप हो तो वहां पर जाके इसको आप रिपेयर करा सकते हैं। लेकिन आपने समस्या का समाधान खोज लिया है, लेकिन वो इष्टतम नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। आप जाएंगे, गाड़ी को रिपेयर कराएंगे और उसके बाद आप जाकर के अपना जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात है, ठीक है। थोड़े ज्ञान की आवश्यकता, ट्रायल एंड एरर लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए आपको बहुत बड़े एक्सटेंसिव ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, आपको गाड़ी को चलाने की थोड़ा सा ज्ञान है, मिनिमम आपको चाहिए रिक्वायरमेंट, कैसे टायर के जो नट बोल्ट्स उनको ओपन करना है, खोलना है, और किस तरह से स्टेपनी को उसमें फिट करना है और चल देना है। आपको बिल्कुल भी क्या हुआ, टायर कमजोर हो गया, इसमें पंचर हो गया, तो पंचर कैसे लगेगा, तो लगेगा तो किस चीज का लगेगा, कैसे इसको जैक लगाएंगे, कैसे उठाएंगे, इस सारे ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको उस समय केवल उतने ज्ञान की आवश्यकता है कैसे आपको काम चलाना है। मेरे कहने का मतलब है, ट्रायल एंड लर्निंग में हमें एक्सटेंसिव नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम ज्ञान से भी हमारा काम चल सकता है। तो अब परिचय की बात करते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना एवं समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक जीव इस विधि का उपयोग करता है। केवल मानव ही ट्रायल एंड लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हर जीव इस मेथड को अपनाता है। प्रथम नियम त्रुटि जो सिद्धांत है अधिगम का, वो ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोवैज्ञानिक रूप कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी अर्थात उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक साहब ये कहते हैं कि जब हम ट्रायल एरर के माध्यम से जब लर्निंग करते हैं, हमारा अधिगम होता है, तो हमारे अंदर जो स्टिमुलस है, जो हमने सामने लिया है, अंदर हमारे स्टिमुलस है, या हमने कोई बाहर इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलस है, उसमें और हमारे रिस्पॉन्स में एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन बन जाता है। एंड ड्यू टू दैट दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज द एसआर थ्योरी, यानी कि उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। उसका दूसरा नाम है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस में और रिस्पॉन्स में एक प्रकार का बॉन्ड बन जाता है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, इसमें एक प्रकार का संबंध बन जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, इसको हम बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुबंध सिद्धांत। ठीक, 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस पर लिखे गए अपने डॉक्टरल थीसिस, उन्होंने जो रिसर्च की थी, उसमें नाम लिखा एनिमल इंटेलिजेंस, थीसिस जो थी उनकी, उसमें उन्होंने प्रथम त्रुटि का सीखने की अवधारणा को प्रस्तुत किया था कि हम इससे ट्रायल एंड एरर से हम सीख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच पाए जाने वाले तंत्रिका नेटवर्क में कनेक्शन बनने के कारण होती है। जो आपका न्यूरल नेटवर्क है, उसके अंदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उसके बीच में जो कनेक्शन बन जाता है, एसोसिएशन बन जाती है, उसके कारण से हमें सीखने की प्रक्रिया होती है। इसमें चेतना, तर्क या चिंतन की कोई भूमिका नहीं, कॉन्शियसनेस की है, कोई रीजनिंग है, कोई बहुत ज्यादा आपको चिंतन में कोई भूमिका नहीं होती इसमें, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या होती है, मैकेनिकल होती है। आपने कोशिश की, असफल हुए, फिर कोशिश की, असफल हुए, फिर कोशिश की, फिर असफल हुए, और अंत में क्या हुआ, एक सफलता तक पहुंच गया। आपकी लर्निंग हो गई, आपको समस्या का समाधान निकालना आ गया। मैकेनिकल क्यों होती है? तो वो ये मानते हैं कि मैकेनिकल इसलिए होती हैं कि उसमें हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, और समटाइम्स वो ऑटोमेटिक भी होती रहती है। तो ये टोटली जो बात थी, ये हम बात करते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि विकास के जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं, लर्निंग का जो अधिगम का। अब वो प्रयोग की हम बात करेंगे जिसने इस अधिगम का जो तरीका है उसकी नींव रखी थी, यानी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट रहा। सिंपल सा आपको बता रहा हूं, आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। उन्होंने किया क्या, एक पजल बॉक्स बनाया जो आपके सामने एक रिप्रेजेंटेटिव रूप है उसका, और उसमें एक भूखी बिल्ली को रख दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस पजल बॉक्स में एक लीवर भी लगाया और एक लूप भी बना दी, एक रस्सी टाइप रख दी उसके अंदर। वो खींचने से हुआ क्या कि दरवाजा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। अब दरवाजा अंदर से खुल सकता था, या तो लीवर दबाए बिल्ली या उस लूप को खींच ले, दोनों में से कोई काम करे। अब सबसे पहले जो बिल्ली थी उसको भूखा रखा गया, और पिंजरे से बाहर इतनी दूर पर एक मछली रख दी गई जिससे कि उसके पंजे से वो उस मछली को अपनी तरफ खींच ना सके, वहां तक रीच ना हो उसकी।
उसके सामने फिश रखी हुई है और बिल्ली भूखी है और पिंजरे में बंद है। ये एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया कि बिल्ली ने सबसे पहले जाते, क्योंकि भूखी है और सामने मछली रखी है, यार आपके सामने भूखे और इतना बड़ा पकवान आपके लिए रखा हो, बिल्ली की तो मछली जो पकवान ही है, ठीक है। फिर उसके बिहेवियर को थॉर्नडाइक साहब ने ऑब्जर्व किया, देखा कि बिल्ली ने शुरू में पंजे से जो बार थे ना बिल्ली उसके पिंजरे के, उनको नोचना शुरू किया, म्याऊ म्याऊ बोलना शुरू किया, कोई मुझे बाहर निकाल दे, कभी इधर नोचे कभी उधर नोचे, मतलब इस प्रकार का बिहेवियर उसने दिखाया। खूब हिलाया डुलाया, उछल कूद करी उसने, और वो उस मछली को लालच भरी नजरों से उसको देखती रही कि कैसे उस तक पहुंचा जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, जब वो इधर उधर उछल रही थी, अपने कोशिश कर रही थी मछली तक पहुंचाने की, तो अचानक से उस बिल्ली का एक पंजा उस लीवर पर पड़ गया, तो लीवर दब गया, दरवाजा खुल गया और बिल्ली को यही चाहिए था, भाग कर वो मछली की तरफ लपक गई और उसने उसको खा लिया। उसके बाद फिर थॉर्नडाइक साहब ने उनको ऐसा ही किया, उसी भूखी बिल्ली को दोबारा फिर रखा, फिर मछली रखी। अब उन्होंने देखा कि जो समय लगा उसको पहली बार दरवाजा खोलने में, दूसरी बार में बिल्ली ने ये हरकतें शुरू की, लेकिन दूसरी बार में उसको कम समय लगा, और करते करते ऐसे करते करते एक ऐसा समय आ गया, उन्होंने देखा कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जैसे ही वो बिल्ली को अंदर करते, बिल्ली आराम से अंदर जाती और अपने पंजे से ऐसे देख के बाहर मछली की तरफ कि मैं अभी आई, और उस लीवर को दबाती और मछली को खा लेती, निकल लेती। ये बड़ा अजीब सी लगी उनको कि देखो बिल्ली को भी कई बार प्रयत्न करने के बाद उसको अधिगम हो गया, उसको लर्निंग हो गई कि मुझे जो है अब किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे भूख लगी है तो मैं तुरंत अंदर जाकर, उसने लीवर दबाती है और सीधी की सीधी मछली पर अटैक, ठीक है। तो यही कहते हैं कि बार बार से उनको मैकेनिकल प्रोसेस था, बिल्ली ने बहुत ज्यादा चिंतन नहीं किया, इसमें कोई कॉन्शियसनेस की जरूरत, कोई तर्क भी उन्होंने नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल लीवर दबा बाहर आ गए। तो यही ये हमारे इंसानों में भी ऐसी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें थी, ये प्रयत्नम एवं त्रुटि, प्रयत्न और त्रुटि के ऊपर जो एंटी एनिमल इंटेलिजेंस में थॉर्नडाइक साहब ने लिखा था, तो वो इस पर उन्होंने चर्चा की। ये कहा कि जो जो साधारण अर्थ यानी कि तांत्रिक घटनाएं, यांत्रिक घटनाएं जो पशु के सीखने की प्रक्रिया द्वारा पता चलती हैं, मानव अधिगम में भी मूल भूमिका निभाती है। यानी कि जो जानवर को हमने प्रयोग किए, जिन बहुत सारे जानवर बाद में प्रयोग हुए, कि जो जानवरों पर हमने प्रयोग किए उन पे उन्होंने मैकेनिकल एक्टिविटी की, तो सेम जो कंसेप्ट है ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर, इंसानों पर भी इसको उपयोग किया जा सकता है, और इसकी मूल भूमिका निभाता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। ये तो हुए कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ अन्य प्रयोग भी हुए, पहचान गए होंगे आप, जो बॉक्स साइड में रखा हुआ है, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी हुई है पहले, तो यस, ये सही कहा आपने, ये है मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स। इन पर भी, इस मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स के माध्यम से भी गोपाल स्वामी जी ने इंसानों पर प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग में 6 बार राइट हैंड से जो स्टार बनता है ना इसमें, उसको बनाने के लिए बोला, और 6 बार लेफ्ट हैंड से, और फिर उनको ना एसोसिएट कोरिलेट किया इंटेलिजेंस से। तो उन्होंने भी पाया कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग में धीरे धीरे क्या होता है, प्रयास हम जो करते जाते हैं तो समय कम लगता जाता है, एरर कम होते जाते हैं, और आप रिफाइन होते जाते हैं और एक समस्या के समाधान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर भी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और नीचे आपको एक मछली दिखाई दे रही होगी, ये आपको ये वाली मछली वो नहीं है जिन्हें बिल्ली ने खाई थी, ये मछली है, इसका नाम दूसरा है। थॉर्नडाइक ने ही, साहब ने ही इस मछली पर, इसका नाम फंडलूस मछली बोलते हैं, इस पर उन्होंने प्रयोग किया। इस मछली की खास, ये कनाडा और यूएस में जो नॉर्थ अटलांटिक है ना, उसके सी शोर पर ये पाई जाती है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये मछली हमेशा समुद्र में जहां पर धूप पड़ती है उस जगह पर ना जाकर, जहां पर छांव रहती है वहां पर ये रहना पसंद करती है। तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया, एक टब सा लिया, उसके अंदर बीच में एक शीशे की दीवार बना दी, शीशा रख दिया, और शीशे में एक छेद कर दिया इतना बड़ा कि मछली उसमें से निकल सके, और उसको इस ढंग से बाहर रखा कि आधा हिस्सा उसका धूप में रहे और आधा हिस्सा उस टब का छांव में रहे। तो पहले मछलियों को पकड़कर उन्होंने क्या किया, धूप वाले हिस्से में उनको छोड़ दिया, पानी में, उस टब में। अब मछलियों को क्या था कि उधर साइड में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास था, तो साइड में उनको छांव दिख रही थी, उधर जाना चाह रही थी, लेकिन रास्ते में वो दीवार आ जा रही थी। तो इस तरह वो चक्कर काटती रही, बार बार करने से क्या हुआ, किसी एक मछली को छेद कर तुक्का लग गया, उसमें पार हो गई,
और मछली हमें से चक्कर काटते काटते पार हो गई। फिर उन्हें पकड़ के वापस दोबारा फिर उस एरिया में डाल दिया उन सबको। तो इस तरह से कई बार करने के बाद ऐसा समय आया कि मछलियों को जैसे ही वो धूप वाले एरिया में डालते, लाइट वाले एरिया में, तो मछलियां तुरंत सीधी अपने उच्छेद के माध्यम से उस तरफ चले जाती। तो मतलब ये हुआ कि और भी जानवर और भी पशु जो हैं और इंसान भी ट्रायल एंड एरर के माध्यम से हम सीखते हैं और हमारे अंदर ऐसा अधिगम होता। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पर बाद में किए भी गए थे। तो ये कुछ और प्रयोग थे जिस पर हम बता सकते हैं कि ट्रायल एंड लर्निंग होता है। जो अब बात करते हैं, कुछ प्राथमिक सिद्धांत उन्होंने बताए कि ऐसा क्यों होता है हमारे अंदर थॉर्नडाइक साहब ने, जिसको हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कहते हैं, जो कि हमारे इस अधिगम को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं या नियंत्रित करते हैं। पहला बात है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम को कार्य की प्रवृत्ति के नियम के रूप में भी जाना जाता है, इसका लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। मतलब तत्पर का मतलब यहां पर सिंपल सी बात रखो, अगर आप तैयार हैं, कुछ चीज तत्पर हैं, प्रिपेयर्ड हैं कुछ चीज सीखने के लिए, तो आप सीखेंगे ही। और अगर आप कितना भी सिखा लो, अगर आप तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो आप नहीं सीखेंगे। ठीक हो गया। अब ये कहते हैं कि अधिगम के लिए व्यक्ति को सीखने के लिए तत्पर रहना होता है। तत्परता का अर्थ क्या होता है? मतलब मनोशारीरिक रूप से तैयार रहना। ठीक है, साइकोफिजिकली यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड इनफ टू लर्न, बस वही बात है। अब दूसरा है अभ्यास का नियम। तो हिंदी में है ना दोहा हमारे यहां, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास से हम लोग क्या करते हैं, सीखते जाते हैं और हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ठीक है, इसे उपयोग और अनुपयोग के नियम से भी जाना जाता है, यूज और डिसयूज के लॉ के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्यक्ति जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में उतना ही मजबूत संबंध बनेगा और लर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और जो अगला और तीसरा जो प्राइमरी लॉ वो है प्रभाव का नियम, इफेक्ट। अब इसमें सिंपल सी बात है भाई, आपने कोई काम किया, उसके बाद आपको उसका परिणाम मिला, अगर वो परिणाम आपके लिए सुखद है तो उसका जो प्रभाव है उस परिणाम का आपके ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा, आप वही काम बार बार करना चाहेंगे। ठीक है, आपने स्कूल में कॉलेज में अच्छा काम किया, आपके टीचर ने आपकी पीठ थपा दी, शाबाश बेटा और शाबाश बेटी का आपको, तो क्या होगा, आप कहीं वैसा ही काम आप कोशिश करेंगे दोबारा करें, क्योंकि उस आउटपुट जो है, इसका जो रिवार्ड आपको मिला है ना, उसका आप पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। तो यही बात है प्रभाव का नियम, यानी कि हमें संतुष्टि प्रदान करे, जो हमारा जो प्रतिक्रिया हमारी किसी रिस्पॉन्स के प्रति अगर हमें संतुष्टि प्रदान करती है, तो हम उस चीज को बार बार करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये तीन जो थे मुख्य रूप से इनके प्राइमरी लॉज हैं। कुछ 5 नियम होते हैं जिनको हम गौण या सेकेंडरी लॉज भी हम कह सकते हैं। देखिए, जो ये वीडियो आपके सामने चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं इन बच्चों को इस मिट्टी में फिसलने में बड़ा आनंद आ रहा है, जिसके कारण से बच्चों के साथ साथ बड़े भी फिसल रहे हैं। ये प्रभाव का नियम दिखा रहा है कि ये बार बार क्यों, क्योंकि इनसे फिसलने से इन बच्चों को संतुष्टि मिल रही है, दे आर सेटिस्फाइड बाय दिस एक्टिविटी, जिसके कारण से दे आर रेगुलरली रिपीटेडली एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटी। तो ये वीडियो मैंने जानबूझकर इसलिए आपके सामने डाली है ताकि जो प्रभाव का नियम है वो आपके सामने ऑथेंटिकेट हो सके, कि मतलब ये जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये प्रतिक्रिया इनके लिए सेटिस्फाइंग है। सेटिस्फाइंग का मतलब तो आपको दिख गई बाहर से, मतलब जो थॉर्नडाइक साहब के शब्दों में अगर हम कहें, मतलब का है कि उनके स्टिमुलस में और उनका रिस्पॉन्स में एक मजबूत संबंध बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो ये आपके थे 3 मुख्य रूप से प्रभाव के थोड़ी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसको थॉर्नडाइक साहब ने जिनका आपके सामने अपनी किताबों में जिक्र किया है, और उसी को मैंने अपने सरल भाषा में आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो इससे संबंधित कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन कौन से हैं। आप याद रखें, लॉ ऑफ रेडीनेस है, उसके बाद है आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, और तीसरा है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। अब हम डिस्कस करते हैं आपके सामने अधिगम के 5 सहायक नियम, द सब्सिडरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक, ये भी थोड़ा सामने दिए। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। आप समझ लिया आराम से कि बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया, तो जब उसको पिंजरे में बंद किया गया तो उसने तुरंत लीवर नहीं दबाया, उसने कई सारे रिस्पॉन्सेज किए। जैसे वो जो पिंजरे के जो सामने जो बार लगे हुए थे उनको स्क्रैच किया,
अपने पंजे को इधर उधर मारा, इधर उछल कूद उन्होंने की, म्याऊं म्याऊं किया, कई प्रतिक्रियाएं की। क्या होता है इसमें, अगर पहली बार जब आप कोशिश करते हैं उसमें आपको सही परिणाम नहीं मिलता है, सही समाधान नहीं मिलता है, तो हम या सभी जीव उस समस्या का समाधान करने के लिए कई सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, उससे हम जल्दी से जल्दी निपटना चाहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। दूसरी बात है मनोवृत्ति या सेट का नियम। ये होता है इस नियम के अनुसार जो सीखना है आंशिक रूप से मनोवृत्ति या सेट का प्रकार्य होता है, यानी किसी एक तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए जीव की पूर्ववृत्ति या जिसको हम बोलते हैं प्री डिस्पोजिशन, अर्थात कि हम या कोई भी जीव अपनी स्पीसीज का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार हम एक प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्री डिस्पोज होते हैं, पहले से हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि बंदर को अगर आप भगाते हैं या उसको कुछ छेड़ते हैं तो आपके गुड़की डालता है आपकी तरफ। ठीक है, वो पहले कोशिश करता है आपको डराने की, तो वो क्या है प्री डिस्पोज्ड है एक प्रकार का रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर आपको कोई डराने की कोशिश करता है तो आप ऐसी गुड़की नहीं डालोगे, आप उसको किसी व्यक्ति को डराओगे नहीं, आप अपना रिस्पॉन्स दोगे। सेम कहानी अगर किसी को डराने की हो तो ऐसे कुत्ते की तरफ देखो, किसी दूसरे जानवर की तरफ, हर जानवर के जीव की एक प्रकार की प्रतिक्रिया करने की वो उसके लिए वो जेनेटिक रूप से तैयार होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं। तो लर्निंग भी उस के आधार पर आधारित होती है, अर्थात इस नियम के अनुसार सीखना आंशिक रूप से मतलब पार्शियली मनोवृत्ति या सेट का प्रकार होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। और जो तीसरा जो सहायक नियम है तत्वों की प्रधानता प्रीपोटेंसी का नियम, द लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी यानी तत्वों की प्रधानता का नियम। इस नियम के अनुसार एक अधिगम करता यानी जो लर्नर किसी समस्या या परिस्थिति में केवल महत्वपूर्ण तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और परिस्थिति के अप्रासंगिक पहलुओं की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। ये मैं आपको बताता हूं, हो सकता है तत्वों की प्रधानता का वर्ड टेक्निकली आपको समझ में ना आया, आपको डाउट लगा। आप देखिए जब भी आपको भूख लगती है तो आप किचन की तरफ जाते हैं। ठीक है, किचन में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, लेकिन आप ढूंढते रहते हैं क्या खाएं क्या नहीं जिससे कि मेरी भूख मिटे। अब भूख तो कई चीजों से मिटती है, वहां पर सेब भी रखा है, केला भी रखा है, मौसमी भी रखी है और वहीं पर गर्मा गर्म पूरियां भी रखी हैं। अब क्या होगा, पूरियों को देख करके गर्मा गर्म उसमें भाप निकल रही है, अभी ताजा बनी है, तो आपका जो प्रतिक्रिया है पता नहीं भाई आपकी कैसी होगी, मेरी प्रतिक्रिया तो पूरियों की तरफ होगी, क्योंकि जो और तत्व है ना जितने आसपास रखे हुए हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो यानी कि जब हम समस्या का समाधान करते हैं तो हम कुछ तत्वों पर फोकस करते हैं, उनको कुछ ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसके कारण से क्या है और उस तवज्जो कारण हम समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, टायर पंचर हो गया तो आप वहां गए, टायर किस कंपनी ने बनाया, कब लगा था, कैसे लगता है, ये सब कारणों को ध्यान नहीं देगा। किसी को ध्यान दोगे, अरे यार फंस गए तो जल्दी से इसको बदलो, स्टेप नहीं लगाओ और चलते बनो। कि ये बोलते हैं प्रीपोटेंसी का या तत्वों की प्रधानता का नियम, कि जो प्रासंगिक तत्व है केवल उसी पर व्यक्ति या जीव फोकस करता है समस्या समाधान के दौरान, और जो अप्रासंगिक होते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है उन पर फोकस वो नहीं करता, उन पर ध्यान नहीं लगाता है। फिर है सादृश्य एनालॉजी द्वारा प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या होता है, यह नियम मानता है कि किसी व्यक्ति को नवीन स्थिति में रखने पर वह उस स्थिति के प्रति जो प्रतिक्रिया करता है वह वैसी ही प्रतिक्रिया उस स्थिति में भी करने का प्रयास करेगा जो किसी न किसी मायने पहली स्थिति के समान हो। बड़े अजीब सी बात है ना, ये बड़ा टेक्निकल सा होगा। अरे सिंपल सी बात है, जब आपको किसी व्यक्ति को एक नई स्थिति में रख दिया, नई सिचुएशन में आपको रख दिया गया, जैसे बिल्ली को पिंजरे में पहली बार रखा गया था, तो वो अब उसी बिल्ली को आप दूसरे टाइप के पिंजरे में रख दो आप, तो वो भी क्या करेगी, लीवर ढूंढेगी, लीवर है इसमें, ताकि वो लीवर दबा के उसे बाहर निकल जाए। यही बात करें एनालॉजी द्वारा, मतलब पहला जो आपकी प्रतिक्रिया थी, आप उसी प्रतिक्रिया को दूसरे स्टिमुलस या दूसरी स्थिति जो कि पहली स्थिति के समान हो सकती है में अप्लाई करने की हम कोशिश करते हैं, तभी हमें अधिगम होता है, यानी अधिगम भी इस पर भी आधारित होता है। और अंतिम जो आपका सब्सिडियरी नियम है वो है स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, उद्दीपक प्रतिस्थापन या साचार्य स्थानांतरण अर्थात एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो इसका नियम, यानी कि हिंदी में पूरा नाम डाल लें इसको आप, उद्दीपक प्रतिस्थापन या साचार्य स्थानांतरण का नियम अर्थात स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन या एसोसिएटिव शिफ्टिंग का लॉ इसको कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिक्रिया को
एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर स्थानांतरित करना संभव होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने एक स्टिमुलस के प्रति कोई प्रतिक्रिया की है, तो उसी प्रतिक्रिया को हम आसानी से दूसरे स्टिमुलस या स्टिमुलस के पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण उसका कर सकते हैं। सिंपल बात है भाई, आपने एक समस्या से निपटने के लिए जो प्रक्रिया करी है ना, जो समाधान अपनाया है, तो हम कोशिश करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं कि अगर ऐसी कोई और समस्या आती है, उस पर भी उसी समाधान को अप्लाई करने का, यानी कि उस प्रतिक्रिया को शिफ्ट कर लेते हैं एक स्टिमुलस से दूसरे पर, कोशिश हम करते हैं। सभी जीव ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें लर्निंग होती है। दोस्तों, ये था आज हमारा प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम का जो नियम है वो, इसके रिलेटेड हमने जो बात की, अवधारणा, इसका अर्थ हमने समझा, प्रयत्न त्रुटि होता क्या है, फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट आया, उसके बाद हमने इसकी कुछ विशेषताएं जानी, फिर हमने कुछ जो लॉज है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग 3 थे, उसके बाद हमने सब्सिडीज लॉज ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे वो 5 थे, ये हमने डिस्कस किया। दोस्तों, ये मैंने रेफरेंसेस नहीं डाले हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं रेफरेंसेस को। और अगली जो चर्चा हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो होगा अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंतजार कीजिए। और इसे ऐसी तरह मैं आपके सामने नई नई वीडियोस नए अंदाज में लेकर आता रहूंगा और आपके ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे, और आपके एग्जाम में कोशिश रहेगी आप बहुत अच्छा स्कोर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।